हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को वन शॉट में रिवाइज करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने वन शॉट में 6 घंटे की रिवीजन क्लास कराई हुई है मैंने एक, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था और उन दोनों पार्ट के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों पार्ट्स को जाकर देख लेना है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है या फिर नहीं भी पढ़ी है, दोनों ही सिनेरियो में आप उस दोनों वीडियो से क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको कंप्लीट जितना भी थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए जरूरी है CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए, वो मैंने आपको वहां पर थ्योरी रिवाइज करा दी है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कुछ कराई हुई है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले वो सारी वीडियो, वो दोनों वीडियो देखनी है जाकर पूरी की पूरी। वहां से आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको वहां से मिल जाएंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हर बार जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है उससे 6 नंबर या 10 नंबर या 12 नंबर के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उसके लिए जो मेन पार्ट के क्वेश्चंस हैं, वहां के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज करा दूंगा। बाकी थ्योरी उस पार्ट में है ही, उसे आप वहां से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करेंगे। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स CSIR नेट केमिकल साइंस की अगर बात करी जाए तो 8 से 10 नंबर की आती है हर साल। ठीक है, कभी कभी 4 नंबर की आ जाती है, तो कभी कभी फिर 12 से 16 नंबर की भी आ जाती है। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट ऐसा है कि इसमें मान लीजिए 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन करना काफी आसान होता है। और इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने बहुत ही डिटेल में जो इसकी थ्योरी है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो मैं उस थ्योरी वाले पार्ट को भी आपको साथ साथ में दिखाता रहूंगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन भी इसी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वहां आप लोग देख लेना। ठीक है, यहां पर हम लोग को सबसे पहले क्या डिस्कस करना है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR नेट केमिकल साइंस में। ठीक है, हालांकि आप इस वीडियो को गेट केमिस्ट्री और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि सबका इन तीनों का एग्जाम लेवल सेम ही रहता है। तो पहली बात हो गई मैक्सवेल रिलेशन और थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये काफी आसान पार्ट होता है और इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं। ठीक है, तो इसको अभी आपने देखा होगा या फिर अभी देखेंगे आप। इसकी जो थ्योरी होगी मैक्सवेल रिलेशन की, वहां पे मैंने डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। ठीक है, कि कहां पर क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या मतलब मैक्सवेल रिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। और दूसरा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले आप यहां बढ़िए। हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले पार्ट में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसमें मैक्सवेल रिलेशन को हम लोगों ने डिटेल में पूरा आपको एक्सप्लेन किया है और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोगों ने किए थे। अब उसमें ही हम लोग कुछ PYQs को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है del t अपॉन del v एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू। तो इसके लिए वही आपको मैक्सवेल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यहां पर S P V T और यहां से ऐसे एरो बना दीजिए, ऐसे एरो बना दीजिए, यहां पर H G A U। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, अपने पूछा गया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि del t अपॉन del v, t से v की तरफ। तो del t अपॉन del v, del t अपॉन del v, इसका मतलब है कैसे है, del t अपॉन del v। तो इसके अपोजिट साइड कौन है, t के ऊपर p है, तो p से हमें s की तरफ जाना है। तो इसके इक्वल में क्या आएगा, del p अपॉन del s आएगा। ठीक है, पहले तो आप इतना ही देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो del p अपॉन del s, del p अपॉन del s, del p अपॉन del s, del p अपॉन del s है, तो और भी चेक करना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, इस जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल मतलब ये मैक्सवेल के रिलेशंस देखते हैं ये, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला होता है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, कि ऊपर वाला जो होता है ये बताता है साइन और ऊपर वाला ही कांस्टेंट बताता है। तो t के सामने कौन है, t के सामने है s, तो कांस्टेंट यहां s आएगा। ठीक है, दूसरी चीज del t अपॉन del v, कांस्टेंट यहां पर s आएगा। उन्होंने क्या लिया है, p लिया हुआ है, s p del t अपॉन। अच्छा, चलो ये भी देखना, थोड़ा सा ट्रिकी है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चीज और देखना, नेक्स्ट चीज क्या है, यहां पर एरो जो है t से एरो t की तरफ आ रहा है, तो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज
यहां पर डेल पी अपॉन डेल एस है, तो ऊपर कौन है, पी है, तो पी से एरो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और कांस्टेंट क्या लगेगा, वी लगेगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी है, हम लोगों ने क्या लिया है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस है, तो इसका मतलब है ये तो इस अलग है, कांस्टेंट अलग है, तो दोनों के दोनों पार्शियल जो डिफरेंशियल हैं ये अलग अलग है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब यहां पर पता है क्या हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट पी है, तो पी कांस्टेंट कैसे आएगा, आप सोचो, पी कांस्टेंट तब आ सकता है जब डेल वी अपॉन डेल टी लिखें, तब वी के सामने पी कांस्टेंट है। तो जरा अगर मैं इसको ऐसे लिख के देखता हूं, जरा समझना, डेल वी अपॉन डेल टी अगर मैं लिखूं, तो डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या होगा, डेल वी, वी से टी की तरफ, तो ऊपर कहां जाएंगे, एस से पी की तरफ, तो यहां आएगा इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, v के सामने कौन है, p है, तो p आ गया, v की तरफ एरो आ रहा है तो माइनस आ गया, s अपॉन p है, तो s के सामने कौन है, t है, और s से एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आ गया। अब जरा ध्यान से समझिए, आपको एक बात तो पता ही है क्या, अगर मान लीजिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज होती है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट जेड इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन माइनस में डेल एक्स, माइनस में 1 अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड। मतलब अगर आप इसको 1 अपॉन में लिख दें, ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल में 1 अपॉन लिखने पर माइनस साइन आ जाता है, क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, हम लोग इसको अगर 1 अपॉन कर दें, इसको क्या कर दें, 1 अपॉन कर दें, तो 1 अपॉन करने से क्या होगा, जरा ध्यान समझना, 1 अपॉन करने से होगा 1 अपॉन, यहां आएगा माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, तो हमें ये वाला पार्ट मिल गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले इसको ही निकालना था, माइनस साइन ऊपर पहले से है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको मैं उधर लिखता हूं, इसको उधर भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसको नीचे ले जाना है, डेल पी अपॉन, हमें इसको नीचे ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो ये आएगा डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया और अब इसको नीचे ले जा रहा हूं, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन डेल एस अपॉन डेल पी, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये 1 अपॉन में है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, 1 अपॉन में है, इसको ऊपर लेके आऊंगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ये क्या है, ऊपर आएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और लग जाएगा माइनस साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, ये आ जाएगा। देखो, तो मैक्सवेल रिलेशन के सीधे सीधे क्वेश्चन की जगह पीवाईक्यू में भी थोड़ा बहुत घुमाकर पूछता है। अब देखो ऑप्शन में ऐसा है क्या कुछ, डेल पी अपॉन डेल एस है, डेल पी अपॉन डेल एस है, डेल पी अपॉन डेल एस है, टी भी है और माइनस भी है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज को भी थोड़ा बहुत घुमाकर थोड़ी सी पार्शियल डिफरेंशियल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, पीवाईक्यू में इसी कॉन्सेप्ट से पूछे गए क्वेश्चन और कौन कौन से हैं, देखिए जरा ध्यान से इसको, फॉर अ प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो मैंने अभी बताया था ना वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, वही यहां पर आपको निकालनी है, ऐसे हो गया एस पी वी टी, ऐसे हो गया एच जी ए यू, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, क्या, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे कौन जाएगा, डेल एस जाएगा, उसके सामने वाला डेल एस जाएगा, इसके सामने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर ऊपर U रखेंगे तो V कांस्टेंट, अगर ऊपर U रखेंगे तो V कांस्टेंट, अगर ऊपर H रखेंगे तो P कांस्टेंट। एरो कौन बताएगा, नीचे वाला ही बताएगा, इसमें एरो कौन बताएगा, नीचे वाला ही, एस से एरो दूर जा रहा है तो प्लस ही रहेगा, तो देख लीजिए अब डेल एच अपॉन डेल एस होना चाहिए, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी, वो डी आंसर हो गया, डी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई, ऐसे क्वेश्चन देखो पूछता है पीवाईक्यू में। और देखो नेक्स्ट, चलो फिर बाकी मैंने तो कुछ करा ही दिए थे, वही हैं, ये एक थोड़ा सा अलग था, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपली डायरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर चेक किया जाए किसी गैस के लिए,
तो इसकी इक्वेशन याद करने का तरीका देखिए जरा ध्यान से। आप यहां लिखिए t, यहां नीचे लिखिए t, यहां लिखिए p और यहां लिखिए p, यहां पे डेल डेल डेल, ठीक है, यहां पे ऐसे ये v और ये माइनस p, ठीक। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, पी टी पी टी पी टी पी टी आपको लिखना है। क्या रखना है आपको? डेल टी अपॉन डेल पी बाई टी, ठीक है। तो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अब इसमें ही अगर आप क्या करें, p की जगह माइनस वी रख दें, ठीक है, p की जगह क्या कर दें, माइनस वी सब जगह रख दें, तो देखो क्या होगा, तब सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाएगी, जो कि होती है चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, डेल एच अपॉन डेल पी। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या कहा, p की जगह माइनस वी रख दो, तो देखो यहां पर t तो t है, अब इस p की जगह माइनस वी रखोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और यहां आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट। अब देखो vt यहां पर है तो बचेगा क्या, pvt में t और v यहां पर है तो कांस्टेंट बचेगा p, ठीक है, और यहां पर p की जगह माइनस वी रखोगे तो प्लस v हो जाएगा। तो ये दो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आपको पता होनी चाहिए। इसको घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसको और इसको, इन दोनों को यूज करते हुए बहुत सारे एग्जाम में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको इनको याद करने का तरीका ध्यान रखना है। डेल, पहली बात तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एक गैस का वॉल्यूम चेंज किया जाए तो उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए ड्यूरिंग द चेंज इन वॉल्यूम। तो आइडियल गैस के लिए तो ये जीरो ही होगा, क्योंकि आइडियल गैस में किसी तरीके का इंटरेक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं। तो इसकी वैल्यू, जो वो वाली वैल्यू है, ये इक्वल टू जीरो होती है, ये भी इक्वल टू जीरो होती है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी दूसरी गैस हो, उस गैस के लिए आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू निकालनी है और इसमें रख देनी है, आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, उसका ही क्वेश्चन है। अब दिसंबर 2024 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जरा इसको ध्यान से देखो कैसे इन्होंने इसको घुमाकर लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है ऐसे में, कि ये वाला जो टर्म है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट का है कि नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट का है कि नहीं, इसका है सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट का। तो चलिए ध्यान से लिखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं फिर हम लोग। ये हो जाएगा अपना क्या, डेल एच अपॉन, यहीं से शुरू करिए आप, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस वी। इतना हम लोगों को पता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो जरा, पहली बात, v बाई टी को s बाई पी से चेंज कर दिया। तो आप सबसे पहले मैक्सवेल रिलेशन से इसको चेंज कर लीजिए, फटाफट बनाइए, एस पी वी टी, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर हमें डेल वी अपॉन डेल टी लिखना है, तो डेल वी अपॉन डेल टी, तो v से t की तरफ गए हैं और कांस्टेंट p है, ठीक है, तो सही है। v से t की तरफ गए हैं तो इक्वल में क्या आएगा, s से p की तरफ, तो डेल एस अपॉन डेल पी आएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा, ऊपर वाला ही बताता, तो ऊपर के कांस्टेंट में s के सामने t है तो यहाँ पे t आ जाएगा। साइन भी ऊपर वाला ही बताएगा, v से एरो दूर जा रहा है तो माइनस साइन लगेगा, s से एरो, मतलब v की तरफ एरो आ रहा है तो माइनस साइन लगेगा, s से एरो दूर जा रहा है तो क्या लगेगा, आपका t साइन लगेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ये माइनस और ये वाला पूरा टर्म है, इतने को हटाकर डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी यहां लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस वी, और ये हो गया डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। अब तो समझ गए होगे, अब इसको रीअरेंज ही करना है सिर्फ। तो देखिए जरा ध्यान से, इन्होंने डेल एस अपॉन डेल पी वाले टर्म को अलग किया है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इतने पार्ट को, अरे इतने पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, ये v को पहले इधर भेज दीजिए, तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट t, ठीक है, इसको v को उधर भेज दिया तो माइनस v आ गया, ठीक है। मैं अलग सही से लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, क्या लिख देता हूं मैं, देखना जरा ध्यान से, इस वाले पार्ट को इधर भेज दिया, तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देख रहे हैं ना आप, ठीक है। चलिए माइनस v करिए यहां पर, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे, और फिर ये जो t है उसको नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो ये इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो यही फॉर्म उन्होंने लिख रखी है यहां पर। तो x की जगह क्या आएगा, माइनस वी आएगा, x की जगह क्या आएगा, माइनस वी,
माइनस वी आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ऐसे भी क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन पूछते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को चेंज करके कई बार पूछे गए क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये दोनों इक्वेशन ऑफ स्टेट ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला देख लीजिए। देखो ये तो सीधा ही पूछ लिया कि अमंग करेक्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट इस जून 2023 में भी पूछा था, दिसंबर 2023 में भी इस टॉपिक से पूछा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो है इसको पूरा छोड़ने से अच्छा है कि 4-6 घंटे लगेंगे, एक बार देख लो, अगर हो गया तो सही बात है। अगर आपने पढ़ ही रखा है टॉपिक को पहले से तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये देख लीजिए, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी पी बाई टी, मैंने बताया हुआ है आपको, टी पी बाई टी वी माइनस पी। तो ये बी जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन सही है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ वंडरवॉल गैस पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू अब इसने पूछ ली है। वैसे तो ये याद ही होनी चाहिए, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, एक मोल के लिए है तो एन की वैल्यू नहीं है, तो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, वीएम कर दिया है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करके चलिए दिखाई देता हूं फिर मैं आपको। तो ये है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी पी बाई टी माइनस पी। तो यहाँ पे डेल डेल, यहाँ पे वी लगा दिया। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक है, अगर मैं इस एन को इधर डिवाइड कर दूं, पी इंटू वी बाई एन इक्वल टू आर टी कर दूं, तो वी बाई एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम को एन से डिवाइड कर दो तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो पी वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। ये आइडियल गैस के लिए हो गया। हमें डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, पी इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम कर देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शियली टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर डेल पी अपॉन डेल टी अगर आपने इसको किया और v को कांस्टेंट मान रखा है, तो v कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा r अपॉन वी एम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। r अपॉन वी एम को आपने इसमें रख देना है, तो यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन, अच्छा मैं किसके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आइडियल गैस के लिए, वो तो जीरो ही आएगा। आइडियल गैस के लिए नहीं करना है हम लोग को, वॉन डेर वाल गैस के लिए करना है ना। तो वॉन डेर वाल गैस के लिए क्या होता है, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी। ठीक है, एन आर टी, आर टी होता है, एन आर टी होता है, एन आर टी, अच्छा उसके लिए एन आर टी होता है। अगर मैं इसी इक्वेशन को एक मोल के लिए ले लूं तो वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं इसको एन एन वाला पार्ट हटा देता हूं यहां से, या फिर यहीं पे नीचे लिख लेता हूं, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आपको P को अलग करना है, इसमें क्या करना है, इसमें से P को अलग करना है। तो P को अलग करने के लिए पहले इस वाले पार्ट को आप नीचे भेज दीजिए, तो यहां से आएगा P इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं, आर टी अपॉन वी एम माइनस बी हो जाएगा, आर टी अपॉन वी एम माइनस बी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टर्म a माइनस वी एम स्क्वायर उधर जाएगा, तो माइनस a अपॉन वी एम स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ टेम्परेचर वाला टर्म ही आपके लिए डिफरेंशिएशन वाला है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए आर अपॉन वी एम माइनस बी, ये कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, और वो वाला पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, इसको आपने इसमें रख देना है। तो ये हो जाएगा r, और इसमें ये t मल्टीप्लाई होगा तो आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस पी हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या थी, p प्लस एन स्क्वायर की जगह a अपॉन वी एम स्क्वायर, ठीक है, और वी एम माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, आर टी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, आर टी अपॉन वी एम, तो मैं इसको अगर इधर भेज दूं वी एम माइनस बी, तो इस टर्म की जगह ये वाला टर्म पूरा का पूरा लिखा जा सकता है। तो ये वाला टर्म इस टर्म की जगह आपने ये लिख देना है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा और a अपॉन वी एम स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रही बात? तो a अपॉन वी एम स्क्वायर है, ये डायरेक्टली आपको बिल्कुल आपके जबान में होना चाहिए। ठीक है, तो a अपॉन वी एम स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो यार ध्यान से, यही पार्शियल डिफरेंशियल का जो टर्म होता है, सीपी माइनस सीवी के बीच का रिलेशन, जनरल रिलेशन
Cp माइनस Cv के बीच का जनरल रिलेशन आपको पता होना चाहिए, वही अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाता है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू RT, और RT के बाद क्या है, अच्छा T, PT VT, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, T P T V T, इतना आपको ध्यान रखना है। Cp माइनस Cv इक्वल टू आपको क्या लिखना है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे T, यहाँ नीचे T, एक बार और T, ऊपर P और ऊपर V, इसके बाद डेल डेल लगाते जाइए, डिवाइड करके डेल डेल लगा दिया, PT में V कांस्टेंट, यहाँ पर VT में P कांस्टेंट, ये कर देना है बस। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है Cp माइनस Cv आइडियल गैस के लिए, पूरा इसका डेरिवेशन होता है, ये आपको मेन अभी ध्यान रखना है लेक्चर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। अब ये कह रहा है फॉर अ नॉन आइडियल गैस डिफर्स फ्रॉम, देखो ये तो एक जनरल इक्वेशन है, बट आइडियल गैस के लिए क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR होता है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए, ओके। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि Cpm माइनस Cvm इज इक्वल टू R होता है, मतलब इनकी वैल्यू अगर पर मोल में हो तो R लिखते हैं, अगर पर मोल में ना हो तो NR लिखते हैं, ठीक है। बट मैंने अभी पर मोल में नहीं ली है इसलिए NR लिख दे रहा हूं ये। बट इन दोनों के बीच अगर मैं डिफरेंस तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो ये टर्म है, यहां पर ये टर्म है, अलग लग रहा है। और ऑप्शंस में भी देखो जरा ध्यान से, सब जगह डेल यू डेल यू डेल यू डेल यू हर जगह लिखा हुआ है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही है सब जगह, मतलब डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वी और डेल यू अपॉन डेल टी, मतलब डेल यू को तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो पता है हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी, ठीक है, और पी बाई टी माइनस पी, ये पी, ये वी कांस्टेंट, ये। अब जरा ध्यान से समझो, ये वाला जो टर्म है, ये वाला इतना टर्म हमें यहां पे कॉमन दिख रहा है, ये, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पी को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी हो जाएगा। इस पूरे टर्म को हमें यहां रखना पड़ेगा इसकी जगह, ठीक है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी, और बचेगा क्या साथ में, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। आ रही बात समझ में, इतनी क्लियर। अब यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, ठीक है, प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये हो गया Cp माइनस Cv का एक जनरल इक्वेशन हमने निकाली, जो कि हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेट हो रही है। अभी ये बात भी क्लियर समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो ये तो एक जनरल इक्वेशन है, अगर मैं आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू निकालूं, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए जरा ध्यान से देखो, आइडियल गैस के लिए ये मत कर देना कि ये वाला टर्म डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सही बात है। तो यही बात है, आइडियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी वाला टर्म ये जीरो होता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो ये का पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेल वी अपॉन डेल टी। तो देखो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, यहां से अगर आप v इज इक्वल टू लिखेंगे तो एनआरटी अपॉन पी लिखना पड़ेगा, और यहां से अगर आप इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए, तो एन आर अपॉन पी, ये तो बाहर आ गया, और टी का डिफरेंशिएशन टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू की जगह आपको एन आर अपॉन पी रखना पड़ेगा इसमें, तो एन आर अपॉन पी से पी कैंसिल, एन आर बचेगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, ठीक। इस वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर हो जाएगी, ओके। और जो जनरल गैस होती है, मतलब जो नॉर्मल गैस होगी, तो नॉर्मल इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे आइडियल गैस के लिए वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो यहीं से आ रही है, इसी टर्म से आ रही है। आइडियल गैस के लिए जो वैल्यू होती है Cp माइनस Cv की, वो ये होती है, ठीक है। और जो नॉन आइडियल गैस होगी उसके लिए डिफरेंस क्या होगा, नॉन आइडियल गैस के लिए इसका मतलब देखो सिंपल सा क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर आइडियल गैस जो इक्वेशन होनी चाहिए उसमें हमें इस टर्म का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इस टर्म से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ
क्या करना है, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए P del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट P। ये कह सकते हैं Cp माइनस CV फॉर आइडियल गैस, Cp माइनस CV फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। और ये कौन इक्वेशन किसके लिए होगी, नॉन आइडियल गैस के लिए, है कि नहीं, यही तो है, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं है आइडियल गैस की इक्वेशन से इसको हटा सकते हैं। तो Cp माइनस CV का आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला हो सकता है, Cp माइनस CV का नॉन आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला हो सकता है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये वाला टर्म। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को ज्यादा यूज करा देता है थर्मोडायनेमिक्स में कभी कभी, इस वजह से। तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका आ जाएगा। सिंपल, कोई यहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद और कैसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, देखो जरा ध्यान से, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया था ना, क्वेश्चन कराया हुआ था अभी आपको, ये थ्योरी बताई हुई होगी, तो वो वीडियो आई होगी बीच में। तो यहां पर क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू निकालनी है। क्या है, एट 300 केल्विन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कि वॉल्यूम में क्या चेंज होगा अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए, तो ऐसे याद किया जाता है। लेकिन वॉल्यूम चेंज करने की जगह हम लोग रिलेटिव वॉल्यूम चेंज करते हैं। तो रिलेटिव वॉल्यूम इन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो Vt है तो P कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको क्या लिखना है, अल्फा की वैल्यू होती है 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। ये होता है क्या, किसके लिए, अल्फा की वैल्यू। इसके बाद बीटा की वैल्यू क्या है, ये जो बीटा लिखा हुआ है ना वो बीटा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, क्योंकि कंप्रेस करा जा रहा है ना, तो कंप्रेस कर रहा है तो रिलेटिव वॉल्यूम जो चेंज होगा वो निगेटिव ही होगा। निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग पहले से ही माइनस लगा देते हैं। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल पी, थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट आइसोथर्मल है ना, तो टी कांस्टेंट होगा। तो ये अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है, वाटर आर एट हीलियम थर्मल एंड आर 2 इंटू रेस्पेक्टिवली। यहाँ वैल्यू ही मिसिंग है मुझे लग रहा, डेली अपॉन फॉर वाटर एंड 3, तो इसमें वैल्यू ही मिसिंग है। एक मिनट में वैल्यू देखता हूँ उसकी क्या है। हाँ, तो इसकी वैल्यू एक मिसिंग है यहाँ पर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है एक वैल्यू, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है। और दूसरी जो वैल्यू है बीटा की है वो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे, डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो यहां पर भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक ट्रिक है, देखो क्या, अगर मैं अल्फा बाई बीटा कर दूं, क्या कर दूं, अल्फा बाई बीटा कर दूं, तो देखो जरा, अल्फा बाई बीटा करने से क्या होगा, अल्फा बाई बीटा करने से क्या होगा कि 1 अपॉन वी तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा डेल बी बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस भी आएगा, माइनस। इसके बाद ध्यान से देखना, हम नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर ले जाएं तो डेल वी अपॉन डेल टी की जगह डेल पी अपॉन डेल वी हो जाएगा, और माइनस भी आएगा अभी जो पीछे किया था, तो यहां पर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा पीवीटी के लिए साइक्लिक रूल, पी वी टी, इस तरीके से साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल क्या कहता है कि डेल पी अपॉन डेल वी, अगर मैं इधर से सर्किल में चलूं तो डेल पी अपॉन डेल वी में टी कांस्टेंट इंटू डेल वी अपॉन डेल टी में पी कांस्टेंट, और इंटू डेल टी अपॉन डेल पी में
v कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 होती है। तो जरा ध्यान से देखो, डेल वी टी और वी पी, तो डेल वी बाई डेल टी दो टर्म है इसमें, पहले वाले दो टर्म डेल पी अपॉन डेल वी, ये वाले दोनों टर्म की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म की जगह -1 अपॉन ये, -1 अपॉन ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आएगा -1 अपॉन में डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, और ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या होगा, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसकी वैल्यू इसने इनडायरेक्टली दी हुई है, और ये क्या है, अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा है 2 इंटू 10 की पावर -4 और बीटा की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5 है ना, तो मैं इसको -4 कर देता हूं, इंटू 10 की पावर -1 कर देता हूं। 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी, 10 की पावर +1 हो जाएगी, 10 की पावर +1 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 20 हो जाएगा। ये यहां से ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा और 20 अपॉन 5 आएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू जो है, जो कि डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू भी है, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी की जो वैल्यू है यहां से 4 आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में डेल यू अपॉन डेल वी पूछा हुआ है, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी पी बाई टी माइनस पी, यहां पर डेल पी ऐसे ऐसे ये वी, तो डेल पी अपॉन डेल टी। हाँ, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, उसको देख लेते हैं हम लोगों ने। यहाँ पर डेल पी अपॉन डेल, ये डेल टी, ये पी की जगह वी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऊपर आएगा तो ये डेल पी होगा और ये भी डेल पी होगा, ठीक है। तब हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे ना डेल यू अपॉन डेल वी, उसमें यूज होगा ये डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या है, टी पी बाई टी माइनस पी। इस तरीके से याद रखना आप लोग भी, ठीक है। तो डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू यहां पर 4 दे रखी। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, एट 320 केल्विन, ठीक है। 320 केल्विन पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आएगा 320 इंटू 5 आया इसकी वैल्यू माइनस एंड 1 बार, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी कितनी रखेंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 320 इंटू 5 -1 कर दो, -1 कर दीजिए भाई, ठीक है। 1 मिनट, -1 कर देता हूं। ये हो जाएगा 1279, इसकी वैल्यू आएगी 1279 बार में, ठीक है। प्रेशर भी बार में ही रखा ना हम लोगों ने इसलिए। तो आंसर में किस में पूछा है उसने, आंसर पूछा है किलो बार में, तो 1.279, तो 1.279 बी ऑप्शन दे रखा है, 1.2 सबसे क्लोज यही है, तो 1.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। इसके अलावा अब मैंने जितने भी आपको थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस सारी देख लेते हैं, उसके सारे फॉर्मूले देख लेते हैं अगले वीडियो में। तो आपने सारे फॉर्मूले सब देख लिए। अब फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से भी और इक्वेशन से। ये डायरेक्टली पीवी डायग्राम के भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाई दिए थे उसमें, तो वो वीडियो जो मैं आपके लिए अब लगाने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, वो आपको पूरी देख लेनी है, बस उतना ही आपको रिवाइज करके जाना, उतने से आपके थर्मो के सारे सवाल हो जाएंगे। टोटल वर्क डन बाय सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये एक पीवी डायग्राम में हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं। पीवी डायग्राम में वर्क जो एक्चुअली में होता है वो होता है, जो भी अगर आप ये ऐसे ट्रायंगल या फिर सर्कल जो भी डायग्राम बन रहा हो उसके अंडर का जो एरिया होता है वो, ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो यहां पर निगेटिव वर्क आता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो पॉजिटिव आता है। अगर मैं ये सही हूं, गलत भी हो सकता हूं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो, इस प्रोसेस के लिए आपको इस ट्रायंगल का क्या करना है, डायग्राम निकालना है, ठीक है। इसलिए इसमें 2 ऑप्शन प्लस माइनस में तो नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम इसका ट्रायंगल का आपको निकालना है वॉल्यूम, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का बेस कितना है, ये इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, HEIT, हाइट। तो बेस कितना है, 3v1 से v1, तो 2v1, तो 2v1 है,
इंटू 1/2, ठीक है। और हाइट कितनी है, P1 से 7P1 तो 6P1, तो यहां से इंटू 6P1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो एरिया आया अंदर आया वो P1 6P1V1, 6P1V1, बस हो गया सिंपल। 6P1V1 आपने एरिया निकाल लिया, ये ए आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सही बात है, जब एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज जब हो प्रोसेस तब उस केस में पॉजिटिव वर्क आता है, और जब क्लॉकवाइज साइकिल हो तो उसमें निगेटिव वर्क आता है। ये दो बातें ध्यान रखना बस, इसके अलावा आपको एरिया निकालना है और वही आपको लगा के चले जाना एग्जाम में। तो 6P1V1 आपका इसका आंसर है। दिसंबर 2023 में देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग को इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन ही तैयार करके जाने हैं सारे के सारे, ठीक है। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको सारी समझा दी है, वो तो थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, और ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। जैसे एन आइडियल गैस विथ एन इनिशियल प्रेशर P एंड वॉल्यूम V undergoes isothermal and reversible expansion. Change in entropy due to this expansion is delta S, magnitude of the work. तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी। डेल्टा Q बाई टी होता है कि नहीं होता है? आपसे पूछ क्या रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क पूछ रहा है। तो यहां पर आपको डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, W प्लस Q होता है, आपको पता है, या फिर W प्लस डेल्टा Q, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, डेल्टा U इक्वल टू क्या लिखना है, W और प्लस, क्योंकि एंट्रोपी को दिया हुआ, एंट्रोपी को इंक्लूड करना है, तो यहां पर आप डेल्टा Q की जगह T डेल्टा S लिख सकते हैं। तो यहां आप लिख दीजिए T डेल्टा S, ठीक है। इसके बाद आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस T डेल्टा S आ गया, ठीक है। बट यहां पर हमारे पास एक गड़बड़ और हो गई। क्या हो गई, हम लोगों ने डेल्टा U इक्वल टू P डेल्टा V, हमें निकालना क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई गैस। वर्क डन हम लोगों ने W इक्वल टू W प्लस Q लिख लिया, Q की वैल्यू T डेल्टा S रख देंगे। T डेल्टा S के टर्म में लिखा ही नहीं हुआ है कुछ भी, तो हमें T की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। अच्छा, गैस कौन सी है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो यहां से T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन NR। तो बस सिंपल है, W इक्वल टू माइनस T की जगह माइनस PV अपॉन NR इंटू डेल्टा S, बस ये हो गया। माइनस साइन इन लोगों ने नहीं लगा रखा है क्या, द मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में साइन हटा देंगे, तो PV अपॉन NR, PV इंटू डेल्टा S डिवाइडेड बाई NR, ये सी आंसर है। तो देखो देखने में लग रहा है कि बहुत खतरनाक होगा, बट क्वेश्चन सिंपल सा है कि नहीं। तो ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, ये जो आगे मैंने आपको थ्योरी बताई हुई, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, चेंज इन एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आर डोनेटेड बाई डेल्टा S एंड डेल्टा G रेस्पेक्टिवली फॉर रिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ आइस एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा G की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रिवर्सिबल मेल्टिंग कर रहे हैं ऑफ आइस, तो आइस अगर मेल्ट हो रही है तो एंट्रोपी तो बढ़ ही रही है, सीधी सी बात है। तो डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। बस सिंपल सा यही लगाना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना था इसमें। तो डेल्टा S की वैल्यू 0 से ज्यादा है और डेल्टा G की वैल्यू 0 है, तो बस ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। इस तरीके से आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं, जहां पर क्लैसियस क्लैपेरियन इक्वेशन को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए सॉलिड से ए लिक्विड बन रहा है, डेल्टा G एट 300 केल्विन जो है 6 किलो जूल पर मोल है। द हीट एब्सॉर्ब इन द प्रोसेस इज 9 किलो जूल है। द टेम्परेचर एट विच ए स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो कह रहा है एक सॉलिड है, वो क्या कर रहा है, ए सॉलिड से ए लिक्विड बन रहा है, ठीक है। ए सॉलिड से ए लिक्विड बन रहा है, मेल्ट ही कर रहा है, ठीक है, बट अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको मेल्टिंग नहीं बोलना है, स्टार्ट मेल्टिंग की बात नहीं करे। ए सॉलिड और ए लिक्विड की एक रिएक्शन है, जहां पर क्या है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा G की वैल्यू एट 300 केल्विन कितनी दी हुई है, 6 किलो जूल पर मोल। 6 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू दी हुई है डेल्टा G की।
इफ हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस इज 9 किलो जूल। यहां के लिए जो हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है, हीट एब्जॉर्ब की जो वैल्यू है वो है 9 किलो जूल, 9 किलो जूल पर मोल, 9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू यहां पर दे ही रखी है, द टेम्परेचर एट विच ए स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो इसके लिए हमें क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है, डेल्टा G2 अपॉन T2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन T1 इज इक्वल टू डेल्टा H और 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। कुल मिलाकर यहां पर क्या है, देखो हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, G1 और H की वैल्यू दे रखी है प्रोसेस के लिए, डेल्टा H गिवन है, डेल्टा G1 गिवन है, और डेल्टा G2 की वैल्यू इनडायरेक्टली दी है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, मेल्टिंग के पॉइंट पर बात कर रहा है, एट विच ए स्टार्ट्स मेल्टिंग, ए जब मेल्ट होने लगेगा उस प्रोसेस के लिए क्या पूछ रहा है, डेल्टा G की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब डेल्टा G की वैल्यू आपसे इनडायरेक्टली आपको दी हुई है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उस कंडीशन पर जो डेल्टा G की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, इस क्वेश्चन में। बस इसके बाद इस इक्वेशन से क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो डेल्टा G1 मान लीजिए आपका कितना है, 6 किलो जूल पर मोल है, 6 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। डेल्टा G2 की वैल्यू कितनी है, 0 हो जाएगी। T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 300 केल्विन है, ठीक है। और T1 के साथ साथ डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है, T2 हमें फाइंड करना है, T2 हमें फाइंड करना है कि जिस पर डेल्टा G क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन में उसको रख दीजिए, डेल्टा G2 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। डेल्टा G1 की जो वैल्यू है वो 6 किलो जूल पर मोल है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं माइनस, यहां पर आ जाएगा 6 किलो जूल पर मोल, तो 6000 जूल पर मोल हो जाएगा, जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू जो है वो 300 केल्विन है, यहाँ पे 300 केल्विन है, इक्वल टू डेल्टा H की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 किलो जूल पर मोल, तो इसकी जगह आप रख देंगे 9000 जूल पर मोल कर देंगे। और यहाँ पर 1 अपॉन T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अपॉन 1 अपॉन 300 केल्विन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहां से जो वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी वैल्यू ये किस में आएगी, जूल पर केल्विन पर मोल में, और यहां से भी वैल्यू जो आएगी ये जूल पर मोल है और ये पर केल्विन में इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है अपनी जो इक्वेशन है वो सही है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, ठीक है। 1 जीरो से ये इसका 1 जीरो कट गया, इसके 3 का 2 टाइम्स आपने कर दिया और 2 से इसको कट कर दिया, तो ये 45 450 हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या आया, -1 इज इक्वल टू 450, ठीक है। और यहां पर इस जगह इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर लिखेंगे 300 माइनस, क्योंकि यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 300 T2, तो यहां से 300 आ जाएगा, वहां पर 300 है, यहां तो T2, इस जगह T2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब आपको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, 300 T2 को इधर ले आए तो माइनस 300 T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 इंटू 300 माइनस 450 T2, ठीक है। अब ये 450 T2 को इधर ले आएंगे तो 450 T2 माइनस 300 T2 इज इक्वल टू 450 इंटू 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर ये हो जाएगा 150 T2 इज इक्वल टू 450 इंटू 300, तो यहां से 150 से 2 टाइम्स चला जाएगा और 450 इंटू 2 900 हो जाएगा, T2 आ जाएगा 900 केल्विन, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई 900 केल्विन। 900 केल्विन टेम्परेचर पर जो वैल्यू होगी, जो सॉलिड होगा वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से भी ये सारे आपको इक्वेशन, सारे फॉर्मूले मैंने उस लेक्चर में रिवाइज कराई रखे हैं, वहां से आपको बस वो वाला पार्ट देख लेना, उसके बाद लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू मैं अधिकतर यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐप पर जाकर पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करिएगा और टेस्ट भी दीजिएगा जाकर, तो आपका सारा काम लगभग हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसके आगे का जितना भी पार्ट है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर सिंपल होते हैं, आसान भी होते हैं, और वो आप पढ़ कर जाएंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द चेंज इन मोलर वॉल्यूम
चेंज इन मोलर वॉल्यूम डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा वी एम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये मोलर वॉल्यूम प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन यूनिट्स व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 बार टू 3 बार, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt, ये आप मैट्रिक स्क्वायर से भी इसको निकाल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को आपको यूज करके क्या करना है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। प्रोसेस कैसी है, फेज ट्रांजिशन है एक तो फेज ट्रांजिशन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। फेज ट्रांजिशन क्या है, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा व्हेन द प्रेशर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इन यूनिट्स दिस, ठीक है। अच्छा सॉरी, चेंज इन ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। तो ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन से एक बात आपको क्लियर पता चल जानी चाहिए कि फेज ट्रांजिशन के टाइम पे टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है फेज ट्रांजिशन। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है ये वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से ही आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेनी है कि dg इज इक्वल टू vdp। अब क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू दे रखी है प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो यहां पर v की जगह हम लोग ये डेल्टा vm जो वैल्यू दी हुई है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो dg की वैल्यू आपको निकालनी है, dg इज इक्वल टू vm की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है, इनटू चेंज इन प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार टू 3 बार, तो यहां पे 2 बार आ जाएगा dp की वैल्यू 2 बार, ठीक है। और आंसर जो है वो किस में देना है, एनर्जी इन द यूनिट ऑफ जूल पर मोल में देना है। किस में देना है, जूल पर मोल में, ये बात ध्यान रखनी है, जूल पर मोल में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो बस यूनिट ही चेंज करनी है इसका मतलब। तो dg इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बार सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो देखिए यहां पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बार को अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब को भी हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, और आ जाएगा पर मोल आ जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर ये कट गया तो मीटर बचेगा, इसके बाद 10 की पावर ये हो जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो dg इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -1, और क्या बचेगा, न्यूटन मीटर पर मोल, न्यूटन मीटर पर मोल। तो न्यूटन मीटर ही क्या होता है, जूल होता है। तो dg की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -1 जूल पर मोल। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूले से ही सॉल्व होना था। तो जितना मैंने वहां पर आपको रिवीजन कराया हुआ है ना, उससे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर -1, ये आपका बी आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो सेक्यू-टेट्रोड इक्वेशन का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्यू-टेट्रोड इक्वेशन आपने नहीं देखी हुई है तो सेक्यू-टेट्रोड इक्वेशन पहले सब लोग नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इससे घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता रहता है। ये st इज इक्वल टू होता है n kb, ठीक है, और यहां पर अंदर इस तरीके से आएगा ln v बाई n, और इसके अंदर है आपका 2 पाई m kbt अपॉन में h स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 5/2। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए सेक्यू-टेट्रोड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो कई बार ये इक्वेशन ऐसे पूछ लेता है, कई बार यहां से आपको ये बताना होता है कि जो st की वैल्यू होती है, चेंज इन एंट्रोपी की, ये एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के 3/2 के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर मोनोएटॉमिक की जगह डाइटॉमिक करें तो यहाँ पर 5/2 की जगह 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज आएंगे थोड़े, बट आंसर में आपको ये 7/2 से आंसर निकालना होता है। तो सेक्यू-टेट्रोड इक्वेशन से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो उसका देखो एक ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को ध्यान से जरा समझना। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ 16O2, 1 मोल है किसका, 16O2 का है, ठीक, एंड 1 मोल ऑफ 18O2, प्लस साथ में 1 मोल है 18O2, ठीक है। इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स हैं जिनका सेम वॉल्यूम है और सेम एंट्रोपी है, वॉल्यूम और एंट्रोपी सेम है,
ठीक है। तो वॉल्यूम और एंट्रोपी सेम है, तो क्या है कह रहा है, एज्यूमिंग देयर आर नो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन टू द एंट्रोपी, इफ द टेम्परेचर ऑफ 1602 इज दिस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस। तो देखो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग वैल्यू निकालें 1602 के लिए, और इसी फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू निकालें किसके लिए, 1802 के लिए, तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि दोनों की जो एंट्रोपी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है इसी इक्वेशन को इक्वल कर देना है, 1602 के लिए अलग और 1802 के लिए अलग, और दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है। वॉल्यूम सेम दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ मास और टेम्परेचर का खेल है, तो मास और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम लोग ST लगाएंगे 1602 के लिए, ठीक है, इसको इक्वल कर दें ST ऑफ 1802 के लिए, फिर इसको जब आप पूरा इक्वेट करोगे तो पूरा इक्वेट करने में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहां पर ये बचेगा कि M ऑफ, ये जो M है ना मोलर मास, 1602 का MO2, ठीक है, इनटू टेम्परेचर भी इसी में है, इज इक्वल टू M, यहां आ जाएगा 1802 इनटू टेम्परेचर, बस ये पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर लास्ट में बचेगा। तो मोलर वॉल्यूम 1602 का कितना है भाई, 16 का हो गया 32, ठीक है, इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 1602 के लिए दे रखा है ना 300 केल्विन, इज इक्वल टू 1802 की 18 टू 36 इनटू टेम्परेचर की वैल्यू ये दे निकालनी है आपको, बस यहां से अब इसको सॉल्व कर डालो, कितना आएगा टेम्परेचर की वैल्यू, ये आ जाएगा 32 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आएगी। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 266.66 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 266.66, देखो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी, ठीक है। तो देखो सेक्यूटेटेड इक्वेशन की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, जो इक्वेशन है वो भी पता होनी चाहिए। तो इसमें दो मेन बातें हैं कि 2 पाई m kBt अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 होती है, तो यह मोलर मास होता है, ये टेम्परेचर होता है, ये बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। इसके बाद इसके अलावा और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल के चेंज का भी फॉर्मूला काफी बार क्वेश्चन आपसे आते हैं। चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल में क्या है, वन ऑफ मोल, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए 1 मोल ले रखी हो अगर, तो व्हेन इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1 atm टू 2 atm इज क्लोजेस्ट टू, LN2 की वैल्यू दे रखी है। तो देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी के थ्रू ही निकाला जा सकता है। जैसे डी म्यू जो होगा चेंज इन केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा, वो हो जाएगा nRT ln P2 बाई P1, और आइडियल गैस है तो P2 बाई P1 की जगह V1 बाई V2 भी लिख सकते हैं, ln V1 बाई V2। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला आपने DG के लिए भी देखा होगा, तो आइसोथर्मल है इसलिए हम लोग यहाँ पर डी म्यू या DG लिख सकते हैं। तो बस यही फॉर्मूला आपको कुल मिलाकर यूज करना है। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर, व्हेन इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली दिस 1 मोल है तो n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, इनटू r की वैल्यू हम लोग 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में यूज कर लेते हैं, इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, और इनटू ln P2 की वैल्यू 2 है, ATM है, P1 की वैल्यू 1 है, तो ln2 बाई 1 ln2 हो जाएगा, और ln2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.69। बस इसको सॉल्व कर देना है आपको, और आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, जूल में ही आ जाएगा, ठीक है। जूल में ही पूछा है ना, किलो जूल में तो नहीं पूछा, ठीक है। तो बस हो गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए कुल मिलाकर, इसको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 8.314 इंटू 300 इंटू 0.69, तो ये 1720 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1720.998, तो 1721 के आसपास ही क्या पता दे रखा हो, 1725 दे रखा है, चलो 1725 ले लेंगे, नियर आंसर यही है आपका। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके नेट के एग्जाम में। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ अ सिंक ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 7 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ अ सिंक
ऑफ अ कार्नोट इंजन, ऑफ अ कार्नोट इंजन कितना है ये 7 डिग्री सेल्सियस, इस 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एफिशिएंसी, और साथ में एंड एफिशिएंसी जो है वो 50% है, ठीक। देन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स to increase the efficiency of the same engine to 70% is, ठीक है, 373 केल्विन, 340 केल्विन, 335 केल्विन और 367 केल्विन, 367 केल्विन। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सिंपल से आ जाते हैं, ठीक है। तो कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन में क्या बोल रहा है, आपके टेम्परेचर सिंक का दे रखा है 7 डिग्री सेल्सियस और एफिशिएंसी दे रखी है 50%। कह रहा है आप चेंज करना है टेम्परेचर सोर्स का ताकि जो सेम इंजन हो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 70% हो जाए। तो इसका आंसर क्या है, क्या होगा, कितना चेंज करके सोर्स को कितना करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू टी हायर टेम्परेचर माइनस टी लोअर टेम्परेचर, या फिर T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसके कार्नोट इंजन के लिए। तो यहाँ पर T2 क्या होता है, हाइयर वाला टेम्परेचर, और T1 क्या होता है, लोअर वाला टेम्परेचर, या फिर T2 टेम्परेचर होता है उसका क्या कहते हैं सोर्स का, और T1 टेम्परेचर होता है सिंक का। पहले बोल रहा है कि एफिशिएंसी 50% है, तो इसका मतलब है 50/100 है पहले एफिशिएंसी, और इसके अकॉर्डिंग T2 की वैल्यू दी नहीं हुई, तो T2 की वैल्यू निकालनी है। T1 की वैल्यू कितनी है, 7 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है क्या, केल्विन में। तो 273 आप ऐड करेंगे तो 280 केल्विन हो जाएगा, तो ये 280 केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2। तो इसको कट कर देंगे, 1/2 आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 2T2 माइनस 280 इंटू 2, ठीक है। 282 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 560 केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा 2T2 माइनस T2, तो ये हो जाएगा T2। तो T2 की वैल्यू कितनी निकल आई जनरल, पहले जो T2 की वैल्यू थी वो कितनी थी, 560 केल्विन, ठीक है। अब कह रहा है कि द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू इंक्रीज, समझना चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा क्या कि किस हिसाब से टेम्परेचर चेंज करना है। जो नई एफिशिएंसी है वो 70% कर देनी है। तो दो तरीके से हो सकती थी, अगर यहां पर द सेम इंजन की एफिशिएंसी बाई 70% लिखा होता ना, तो जो पहले एफिशिएंसी 1/2 है इसका 70% इंक्रीज करना पड़ता। बट यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि सेम इंजन की एफिशिएंसी को 70% कर देना है। तो सिंपल 50/100 की जगह 70/100 यूज करना है। तो सेकंड केस में, जो सेकंड केस सिनेरियो हमें लेना है, उसमें इसकी वैल्यू 70/100 रखनी। तो ये लैंग्वेज का खेल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं आपको। इक्वल टू T2 की वैल्यू हमें पता है, सॉरी T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है हम लोग को, सोर्स ऑफ द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सेम इंजन, अच्छा चेंज निकालना है इस वजह से। तो अब हमें T2 की वैल्यू चेंज करनी है, तो T2 डैश हो जाएगा। T1 की वैल्यू वही है 280 केल्विन ही है, क्योंकि सिंक नहीं चेंज किया जा रहा है, और ये हो गया T2 डैश। फिर वही बात, यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 T2 डैश इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 T2 डैश माइनस 2800 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 T2 डैश, ठीक है। और T2 डैश की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2800 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करके देखिए, क्लोजेस्ट आंसर जो आएगा वो हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो यहां से आ गया 2800 डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 933। T2 डैश की वैल्यू आ गई 933.33 केल्विन, ठीक। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना गया, तो पहले कितना था, पहले टेम्परेचर था, या इसी में से माइनस कर दूं अगर मैं T2 को,
अगर मैं इसी में से T2 को माइनस कर दूं तो इतना चेंज किया गया होगा किसके टेम्परेचर में, सोर्स के टेम्परेचर में। तो इसी में से T2 की वैल्यू माइनस कर दीजिए। T2 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी अभी, 560, तो माइनस 560 केल्विन, तो ये हो जाएगा 373.33 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, चेंज इन सोर्स टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 373.33 केल्विन आ जाएगा। तो आपका जो पहला ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे थर्मो के, आपको इसी तरीके से सॉल्व करते चलना है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन लगभग सारे के सारे पीवाईक्यूज में भी अवेलेबल है और पीवाईक्यू का डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपके साथ ऐड करी है इस लेक्चर में, उसको आप पूरा ध्यान से देख लीजिए, जितना मैंने यहाँ पर बता दिया इसको देख लीजिए। अब इसके बाद आप सीधा सीधा जाइए पीवाईक्यू बैंक को सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, और थर्मोडायनेमिक्स में जितना आपको सफिशिएंट, क्योंकि ये कम आती है और कभी कभी आती भी नहीं है, तो इतना पढ़ना जरूरी है, और इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का काम हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।